नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ड्री ट्रिपल एस पी 2021 पेपर कॉमर्स पीजीटी मेल एग्ज़ाम जो हाल ही में हुआ है उसका पार्ट 1 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि क्वेश्चंस इसमें 180 कॉमर्स के और 20 कॉमर्स टीचिंग से रिलेटेड टोटल 200 क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको कई पार्ट में बनाएंगे। लगभग 4 पार्ट या 5 पार्ट इसके बन जाएंगे। आज के पार्ट में 40 क्वेश्चन होंगे। पूरे के पूरे ये जो क्वेश्चन हैं ये कॉमर्स के हैं, इनको डिटेल में समझेंगे। इसमें ओरिजिनल की है, ये जो डीएसएसबी ने प्रोवाइड की है। इसमें जो ग्रीन कलर में ये दिख रहा है, ये डीएसएसबी ने सही आंसर माना है, हालांकि अभी फाइनल आंसर की आनी बाकी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये कहता है कि इट इज़ द मैनेजर्स एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज इन वेरिड इंटरेस्ट इन्वॉल्व इट। ये मैनेजर की एक एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वो कोऑर्डिनेट करता है ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक्टिविटीज़ को अलग अलग इंटरेस्ट में। संस्था के क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन सबके अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं। ये इसमें इन्वॉल्व है व्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स टोटलिटी। जिस एबिलिटी की जब ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इन टोटल देखा जाता है और अंडरस्टैंड किया जाता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल पार्ट। संस्था में जो अलग अलग पार्ट हैं, डिपार्टमेंट हैं, उन सबके इंटरडिपेंडेंस को समझा जाता है। नेम द मैनेजरियल स्किल, ये स्किल कौन सी है? तो गिवन ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वही सही ऑप्शन है भी, जो इसमें माना है कंसेप्चुअल स्किल। दरअसल रॉबर्ट कास्ट ने 3 तरह की एक मैनेजर की स्किल्स बताई हैं: टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल, कंसेप्चुअल स्किल। टेक्निकल स्किल होता है, ये जो टेक्निकल टास्क होता है उससे रिलेटेड होता है। ज़्यादातर लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट होता है वो इसमें महारत हासिल रखते हैं। इसके अलावा ह्यूमन स्किल्स जो होते हैं, ये डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं जो ह्यूमन से काम कराते हैं, लोगों को मैनेज करते हैं। ये ज़्यादातर मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनमें पाई जाती है। और कंसेप्चुअल स्किल होती है, ये बेटर कंसेप्चुअल स्किल की रिक्वायरमेंट टॉप लेवल के जो मैनेजर हैं उनमें रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं। इनमें जो थर्ड स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि ये कहती है कि एक प्रोप्राइटर की नॉलेज और स्किल डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, प्रोडक्शन में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, ये बेटर फंक्शनिंग के लिए लीड करती है। तो ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति में ये सारी स्किल्स मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक डिमेरिट होता है कि उसको नॉलेज नहीं होती है सारे एरियाज की। बाकी संस्थाओं में अलग अलग एरिया के प्रोफेशनल मिल जाते हैं, जैसे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इसकी लिमिटेशन होती है। बाकी सारी चीज मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी सारे सही हैं कि सोल ट्रेडर अपने बिजनेस का मोनार्क होता है, मालिक होता है। एक प्रोप्राइटर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो यूटिलाइज हो सकती है लॉस के केस में, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है उसकी। एक प्रोप्राइटर बाउंड नहीं होता है पब्लिक को अपने अकाउंट पब्लिश करने के लिए, कोई उससे करा नहीं सकता है, तो सीक्रेसी बनी रहती है उसके बिजनेस में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिक रोल ऑफ आईडीबीआई दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डेवलपमेंट बैंक्स। हालांकि अब जो आईडीबीआई संस्था है इसका वजूद, ये एक तरह से एक पुराना क्वेश्चन इसको कहा जाएगा। इस पेपर में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पुराने हैं, जो अब रेफरेंस से हटके हैं, काफ़ी बदलाव आ चुका है। तो पुराने कॉन्सेप्ट काफ़ी हैं। आईडीबीआई इस रोल में अब रहा नहीं है, लेकिन ओरिजिनल रोल के हिसाब से देखा जाए तो ये सही सेंटेंस है। आईडीबीआई जो बाकी संस्थाएं थी उनसे इस मायने में अलग थी। बाकी तो ये सारे काम कई तरह की संस्थाएं करती हैं, दूसरी भी करती हैं, लेकिन आईडीबीआई की खासियत यही थी कि ये प्रोवाइड करता था फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्टली भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, साथ ही साथ ये रीफाइनेंस का काम भी करता था अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे वो कंपनीज को लोन देते थे, तो उसको ये रीफाइनेंस कर देता था। तो ये आईडीबीआई का रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पर्टिकुलर पार्टनर ऑफ ए फर्म, अगर एक पर्टिकुलर पार्टनर किसी फर्म का रिप्रेजेंट करता है कि किसी अनदर पर्सन को कि वो भी एक पार्टनर है, मतलब फर्म का एक पार्टनर है और वो कह देता है कि भाई ये जो मिस्टर एक्स है ये भी एक पार्टनर है, जबकि मिस्टर एक्स पार्टनर है ही नहीं। अब इफ सच पर्सन डज नॉट डिस्क्लेम द पार्टनरशिप, आप एक्स को पता है कि भाई ये जो फर्म के पार्टनर है मुझे भी पार्टनर बता रहे हैं, जबकि मैं पार्टनर हूं नहीं। अब एक्स मान लो इस बात को डिस्क्लेम नहीं करता, मतलब वो ये नहीं कहता नहीं नहीं भाई मैं नहीं हूं पार्टनर, ये चुप सुन लेता है, ठीक है मेरे को पार्टनर बना रहे हैं, बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे केस में ऐसा व्यक्ति बेवजह लायबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है और ऐसा पर्सन भी ना तो इसको कोई बेनिफिट मिलेगा, कभी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ना इसकी कैपिटल लगती है, ना ही मैनेजमेंट में रोल प्ले करता है, लेकिन इसी बिना पे क्योंकि किसी पार्टनर ने इसको बता दिया पार्टनर, अब जो थर्ड पार्टी है वो इसको पार्टनर मान करके हो सकता है संस्था से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लें, बाद में उनको कोई घाटा हो जाए तो वो इसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, और फर्म अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है तो इसको भी रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, और ऐसे पार्टनर को कहा जाता है पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू अबाउट द डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट अनट्रू है? तो ये स्टेटमेंट अनट्रू है, बाकी सब सही है। 1995 में ये बना था, डब्ल्यूटीओ गेट के बाद बना, गेट का ये सक्सेसर रहा है, और ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है ग्लोबल रूल्स ट्रेड के नेशंस के बीच में। इसका जो ऑफिस है वो है तो स्विट्जरलैंड में ही हेड ऑफिस, लेकिन लुसाने में नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। लुसाने में नहीं है स्विट्जरलैंड में लेकिन लुसाने में नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस यूनिट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस को। मतलब जब कोई संस्था शुरू करती है, अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, तो उसकी चॉइस होती है कई तरह की कि ऐसा बिजनेस करें, छोटे लेवल पे करें, बड़े लेवल पे करें, तो कई सारे फैक्टर हैं जो इस बात को प्रभावित करते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्रभावित नहीं करता है स्टार्टिंग के केस में? बाद में हो सकता है किसी डिसीजन में वो प्रभावित करे, लेकिन शुरुआत में, तो शुरुआत में ये जो ऑप्शन है फोर्थ, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि अभी तो वो संस्था बनी ही नहीं है तो टैक्स लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज होने का सवाल नहीं है। बाकी गवर्नमेंट कंट्रोल, एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी, एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ये सारी चीजें शुरुआत में सोचनी पड़ती हैं संस्था स्टार्ट करने से पहले कि हम संस्था बना सकते हैं इस तरह की या नहीं बना सकते हैं, ये सारी चीजें इस पर प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज और सिक्योरिटीज और अदर प्रॉपर्टी इन द होप ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एंटीसिपेटेड चेंज इन वैल्यू। तो इसमें स्पेकुलेशन सही है, स्पेकुलेशन को हिंदी में सट्टेबाजी कहते हैं। दरअसल इस उम्मीद में सौदेबाजी करना कि फ्यूचर में रेट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, और इस उम्मीद के आधार पर प्रॉफिट अर्न करने की सोचना, यह स्पेकुलेशन है, सोचना और सोच के सौदा करना, यह स्पेकुलेशन है। नेक्स्ट है, कंपोजिशन ऑफ द टोटल कैपिटल कंसिस्टिंग ऑफ पार्टली ऑफ लॉन्ग टर्म फंड विद फिक्स्ड चार्ज एंड पार्टली ऑफ ओनरशिप फंड। ये क्या है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि टोटल कैपिटल हमारी जो इन्वेस्टेड है बिजनेस में, उसमें कुछ कैपिटल ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म फंड से मिलती है विद फिक्स्ड चार्ज, जैसे कि डेट हो गया या प्रेफरेंस शेयर हो गए, ये फिक्स्ड चार्ज वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है, डेट और प्रेफरेंस शेयर। इसके अलावा जो इक्विटी शेयर होते हैं वो होते हैं ओनरशिप फंड, इनको ओनरशिप फंड कहा जाता है। तो इनका आपस में ये जो कंपोजिशन है इसको मिला करके कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके लिए सही वर्ड है। नेक्स्ट है आइटम 1, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के ये जो आइटम्स हैं इनको मैच करना है सभी के साथ और गिवन ऑप्शंस में से सही लगाना। मैं इनको ऐसे डिस्कस कर देता हूँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल, मीडियम टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल, इन सब में छांटना है। अब इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो है, इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। क्लीन एडवांस फ्रॉम द बैंक्स, बैंक से क्लीन एडवांस मतलब सिक्योरिटी वगैरह बिना रखे एडवांस मिल जाना बैंक से, तो ये मीडियम टर्म लोन हो सकता है। पब्लिक डिपॉजिट जो है, पब्लिक डिपॉजिट या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइड करते हैं या मिड टर्म कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फैक्टरिंग जो है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डिस्काउंटिंग ऑन बिल्स है, ये भी शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइड करता है। और इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको मैच कर लेंगे। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर की जगह यहाँ पे शायद कुछ गलती है, ये ऑप्शन जो फोर्थ दिया है, बाकियों के मामले में ये सही हैं सारे ऑप्शन इसके, लेकिन ये सी में 1 के साथ यहाँ पे 6 आना चाहिए था, तो इसको चाहे तो आप लोग क्लेम कर सकते हैं जो अभी तक क्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि सी मतलब लॉन्ग टर्म में एक तो इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर, ये दोनों ही लॉन्ग टर्म का हिस्सा है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म अंडर राइटिंग मीन। अंडर राइटिंग जो मतलब इसका मीन क्या है? टर्म जो अंडर राइटिंग है, तो इसका मीन है अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब शेयर और डिवेंचर इफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज नॉट एडिकेट। दरअसल अंडर राइटिंग एक सर्विस होती है और अंडर राइटर्स कुछ पार्टीज होते हैं। ये पार्टी ऐसे होते हैं जो किसी कंपनी को, जो कंपनी पब्लिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू अपने शेयर या डिवेंचर बेचना चाहती है,
और ऐसी कंपनी क्योंकि किसी एक्सपर्ट की सर्विसेज चाहती है, तो अंडरराइटर एक ऐसी एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं फाइनेंस के सेक्टर में। ये कहते हैं कि हम आपके जो सिक्योरिटीज हैं उनको बिकवाने में मदद करेंगे, उसके बदले में हम कमीशन लेंगे। और अगर वो सिक्योरिटीज जिनकी ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, अगर वो सिक्योरिटी पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती है, मतलब पब्लिक इनके लिए अप्लाई नहीं करती है, तो ये स्वयं इसको खरीदने की अंडरटेकिंग यानी कि जिम्मेदारी लेते हैं, इसीलिए इनको अंडरराइटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन यानी कि व्यापार में उदारता बरतना, तो इनमें से कौन सा इस चीज का बेनिफिट नहीं है? तो इनकम डिस्पैरिटी इन प्रोडक्टिविटी डिफरेंसेस, तो ये इसका बेनिफिट नहीं है। ये इनकम की डिस्पैरिटी या प्रोडक्टिविटी डिफरेंसेस होना, ये इसका कोई बेनिफिट नहीं है। बाकी इसके बेनिफिट्स हैं कि प्रोड्यूसर और सप्लायर जो हैं उनके लिए मार्केट एनलार्ज हो जाती है, बड़े लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं, वर्कर्स को नई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और कंज्यूमर भी एंजॉय करते हैं लोअर प्राइस और ग्रेटर चॉइस प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है, व्हेन द गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड द सेम आर एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री, सच ट्रेड इज कॉल्ड। जब एक देश में किसी देश से सामान आया, खरीद करके लाए, यानी कि ये वन कंट्री है, ये टू कंट्री है, ये वन कंट्री अपने यहाँ लाया और सामान को अपने यहाँ ना बेच करके थर्ड कंट्री में पहुंचा दिया, यानी कि इसने खाली काम किया कि यहाँ से इंपोर्ट किया और यहाँ पे ये सामान एक्सपोर्ट कर दिया, तो इसको कहा जाता है इंटरपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे दिया है ये ट्रू स्टेटमेंट, यूएस इज द लीडिंग मार्केट फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इंडिया के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं यूएसए में वो सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं, और यूएसए इसके साथ चाइना या यूएई, ये बांग्लादेश, ये सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं। ये एक सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, हु स्टेटेड बिजनेस इज नॉट मेयर मनी चेजिंग बट इट इज ऑल्सो शुड एम एट सर्विंग द कम्युनिटी। तो ये हेनरी फोर्ड दरअसल एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे अमेरिका के, ये इनका स्टेटमेंट है, इनकी ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय मास्टर ऑफ द शिप और द शिप ओनर और एन एजेंट, जो स्टेट करता है कि गुड्स मेंशन्ड इट हैव बीन टेकन ऑन द बोर्ड और द शिप, यानी कि ऑन बोर्ड मतलब शिप में, पानी के जहाज में सामान रखा गया है, इस बात का उसमें वर्णन मौजूद रहता है रिसिप्ट में। फुल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब यहाँ से जहाँ पे ये जगह जाएंगी ये भी लिखा होता है जिस जगह पे सामान जाएगा। इट ऑल्सो सर्व एज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एफ्राइटमेंट, मतलब इस बात का कॉन्ट्रैक्ट भी है कि सामान जहाजी कंपनी ने जिम्मेदारी ली है कि वो सामान को पहुंचाएगी। एफ्राइटमेंट भाड़े का कॉन्ट्रैक्ट भी है कि इतने रुपए में तय है यहाँ पे सामान जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी होता है गुड्स का। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब होता है कि ये पेपर बाद में जिसके पास पहुंच जाएगा वो ये कह सकता है कि ये सामान मेरा है, ओनरशिप दिखा सकता है। इस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बिल ऑफ लीडिंग। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशंस डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम। आरबीआई इनमें से कौन सी संस्थाओं में आता है? तो स्टैच्यूटरी कंपनी है। देखिए, स्टैच्यूटरी कंपनी उसको कहा जाता है जिसके लिए अलग से कोई स्टैच्यूट बना हो, कोई विधान बना हो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आरबीआई एक्ट के तहत बना है, और इसलिए आरबीआई एक्ट एक अलग एक्ट है जो एक्ट आरबीआई को पावर देता है, और आरबीआई की जो वर्किंग है वो इस एक्ट से ही प्रेरित होती है सारी की सारी, इसलिए इसको स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन या स्टैच्यूटरी कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। तो ये सीधे सीधे डेफिनेशन है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन दी हुई है कि पार्टनरशिप है रिलेशन बिटवीन पर्संस जो एग्री हुए हों कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को, किसी बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं उनको, और वो बिजनेस को कैरी करेंगे बाई ऑल, या तो सारे मिलकर बिजनेस को चलाएंगे या उनमें से कोई एक चलाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है पार्टनरशिप एक्ट की सीधे सीधे। प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट डे कॉर्प्स, तो ये एस्प्रिट डे कॉर्प्स ये हेनरी फॉयल के 14 इन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए हैं, उन्हीं में से एक प्रिंसिपल है जिसका मतलब होता है टीम स्पिरिट, समूह की भावना। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो गिवन स्टेटमेंट में ये जो स्टेटमेंट है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये स्टेटमेंट सही है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो होता है वो हम किस लिए लेते हैं? हम जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे लंबी अवधि के लिए, जैसे बिल्डिंग बनानी है, नई ब्रांच बनानी है, तो उसका अरेंजमेंट हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस से करेंगे, डिवेंचर से, शेयर से। और ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये हमको लॉन्ग टर्म तक रिटर्न देगा, जिससे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस को वापस करने में हमको आसानी रहेगी धीरे धीरे।
तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें अनट्रू हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इनमें से नॉट कंसिडर्ड ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो इकोनॉमिक नहीं है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन है डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इसलिए सवाल इसका 3 सही है। दरअसल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं इनका एक फर्दर क्लासिफिकेशन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, जिनमें से कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो जो मार्केट इकोनॉमिक होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो नॉन मार्केट होती हैं। जो मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं वो मार्केट में उनका प्राइस होता है तय, और जो नॉन मार्केट होती हैं उनका मार्केट में प्राइस तय नहीं होता है, ये अपने लिए बनाया जाता है सामान, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो मेजर होती है, मेजरेबल होती है मनी में। तो जैसे एक फार्मर वर्किंग कर रहा है अपने फील्ड में ओन कंजप्शन के लिए, तो क्योंकि ये प्रोडक्शन कर रहा है और उस प्रोडक्शन की एक मार्केट वैल्यू है, हालांकि उसको मार्केटिंग नहीं कर रहा, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहा है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का नॉन मार्केट पार्ट में ये इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगी, इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये फोर्थ जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, हाउसवाइफ के द्वारा अपना घर का काम स्वयं करना, इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग लेड डाउन बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन 1950। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल गोल नहीं है प्लानिंग का, जो कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने 1950 में तय किए थे। तो ये भी काफी पुराना क्वेश्चन हो गया। फिर भी इसमें नेशनलाइज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ऐसा कोई इनका प्लानिंग मतलब जो प्लानिंग कमीशन था, इनका ये कोई गोल नहीं था कि हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, हालांकि बाद में हुआ, बट ये इसका गोल नहीं था, वो अलग से सिस्टम बना। बाकी ये सब जो गोल हैं ये थे प्लानिंग कमीशन के गोल्स 1950 में। अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेपिक्टिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जो संचयी बारंबारता होती है, उसके ऊपर उसको डेपिक्ट करते हुए, उसको दिखाते हुए जो ग्राफ बनता है उसको ऑजिव बोलते हैं, तो ये सही है ऑप्शन इसका। नेक्स्ट है सेंट्रल टास्क ऑफ ए मैनेजर इज टू गेट वर्क डन विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ पीपल। एक मैनेजर का जो सेंट्रल टास्क होता है वो लोगों के कोऑपरेशन से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड करना होता है, और इसलिए ये ड्यूटी होती है हर एक मैनेजर की कि वो स्टडी करे लोगों का बिहेवियर। अब इसका जो आंसर कहाँ से निकल रहा है मोटिवेशन, ये लाइन पे मैं फोकस कर रहा हूँ खाली, बाकी तो कॉमन बात थी, मैनेजर करेगा ये सब। ये ड्यूटी होती है मैनेजर की कि वो स्टडी करेगा लोगों के बिहेवियर को, और फिर अडेप्ट करेगा नेसेसरी टेक्निक, आवश्यक टेक्निक अपनाएगा टू इंस्पायर पीपल। अब यहां से इसका जवाब बनता है टू इंस्पायर पीपल टू कॉपरेट एंड कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट एफर्ट। जब हम किसी को इंस्पायर करते हैं कॉपरेट करने के लिए और वो बेस्ट एफर्ट अपने लगाए इस चीज के लिए, तो इसका मतलब ये मोटिवेशन है। नेक्स्ट है डैश which was originally used to measure the distribution of wealth and income is now also used to study the distribution of profit, wage, turnover. It is a graphic model of studying dispersion. It is double cumulative percentage graph used in determining the extent of inequalities of item. तो ये लॉरेंज कर्व के बारे में बात हो रही है। लॉरेंज कर्व दरअसल ओरिजिनली बनाया गया था ये वेल्थ और इनकम के जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको दिखाने के लिए कि इसमें जो डिस्पर्सन है वो कैसे होता है उसको समझाने के लिए बना था, हालांकि बाद में ये इनमें भी यूज होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए पॉलिसी। तो पॉलिसी देखिए प्लान के कई टाइप होते हैं जिनमें से पॉलिसी एक होता है। पॉलिसी क्या है, ये सीधा साधा डायरेक्ट इसका जवाब लिखा हुआ है यहाँ पे, जनरल स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग। जनरल स्टेटमेंट का मतलब हो गया है कि ये किसी विशिष्ट केस से रिलेटेड नहीं होता है बल्कि जनरल होता है, जो मैनेजर्स को गाइड करता है जब वो अपना काम करते हैं उस समय। जनरल पॉलिसी जैसे ट्रेड पॉलिसी हो गई किसी संस्था की, क्रेडिट पॉलिसी हो गई, उधार पॉलिसी को कितने दिन का उधार दे सकते हैं, तो मैनेजर को ये तय करने में मदद मिलेगी जब वो उधार कोई उससे मांगेगा कि भाई हमारी पॉलिसी कहती है कि हम 2 महीने से ज़्यादा उधार नहीं देते हैं, जब हम उधार देते हैं तो कम से कम कुछ परसेंटेज कैश होना चाहिए, ये पॉलिसी हो गई। नेक्स्ट है चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो कोऑर्डिनेशन के बारे में ये जो स्टेटमेंट है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस पोजीशंस एट द सेम लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्टिकल, ये गलत है। सेम लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में जो पोस्ट होती हैं उनके बीच में जब कोऑर्डिनेशन होता है तो ये हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन कहलाता है, ये वर्टिकल नहीं कहलाता है। बाकी स्टेटमेंट कोऑर्डिनेशन के बारे में सही हैं, करेक्ट हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज पर्सन्स कैन फाइल ए कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986।
कौन से लोग इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस फाइल कर सकते हैं, तो ये सारे ही सही हैं। 86 में जो थे, ये जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019, उसमें भी यही सारे सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन हो सकती है, एक कंज्यूमर स्वयं कर सकता है शिकायत, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, एक से ज़्यादा कंज्यूमर मिलकर कर सकते हैं। तो इसमें गिवन ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हुम स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स। तो ये सीधे सीधे एक डेफिनेशन है, बाउले की डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year plans basis was formed by the strategy popularly known as नेहरू मालनोबिस स्ट्रेटेजी। तो ये जो सेकंड प्लान है, ये नेहरू मालनोबिस स्ट्रेटेजी के नाम से जानी जाती है। दरअसल पीसी मालनोबिस एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे और ये नेहरू जी के फ्रेंड भी थे, तो इन्होंने इसमें काफी योगदान दिया था सेकंड प्लान में। नेक्स्ट है अ डैश इन रिलेशन टू एनी गुड्स मीन्स ए पर्सन हु सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट एनी गुड्स फॉर सेल। तो यहाँ पे ट्रेडर जो है एक सही जवाब है। दरअसल क्योंकि जो बात हो रही है वो हो रही है कि एनी गुड्स मीन्स इन रिलेशन टू एनी गुड्स मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट्स। यहाँ पे इसका मतलब आ गया कि वो रेगुलर सेलिंग करता है। सेलर तो कोई एक वन टाइम सेलर भी हो सकता है, ट्रेडर उसको कहेंगे जो रेगुलर बेसिस पे सेल करता है चीजों को। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट ए सैलिएंट फीचर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो बाकी इसकी फीचर हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की तीनों, लेकिन ये जो हॉलमार्क ऑफ एक्ट इज दैट इट हैज नॉट सेट इट टाइम फ्रेम फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस। ये उल्टा लिख दिया, गलत लिख दिया। दरअसल यहाँ पे है कि इस एक्ट का ये हॉलमार्क है कि ये इट हैज सेट टाइम फ्रेम, इसमें एक टाइम फ्रेम सेट है कि आपको 90 डेज के अंदर अंदर फैसला इसका मिल जाना चाहिए। अगर टेक्निकल केसेस में वो बढ़ घट जाता है, लेकिन ये कॉमन मतलब इस चीज की व्यवस्था है कि टाइम बाउंड फैसला आना चाहिए। तो ये रॉन्ग था, इसलिए इसका सेकंड इसलिए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करिए। तो गिवन ऑप्शन में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट है जहां पे फॉरेन पार्टी डज नॉट सीक कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है। दरअसल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में कई डिफरेंट टाइप के मत रहते हैं। अभी करंट में जो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस इसको मानते हैं या इसके बारे में प्रेस्क्राइब करते हैं, उसमें माना जाता है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा जब 10% से कम 10% से कम इक्विटी में कोई विदेशी निवेशक किसी देश में इन्वेस्टमेंट करता है 10% से कम, तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये सही बात है कि इसमें उसका कोई कंट्रोल सीक करने का ये नहीं होता है मंतव्य, क्योंकि कंट्रोल लेने के लिए हमें ज़्यादा स्टेक चाहिए। तो 10% में वो कंट्रोल नहीं ढूंढता है, इसलिए 10% से कम उसका इन्वेस्टमेंट रहता है। ये सही स्टेटमेंट है। बाकी एफडीआई के बारे में, एफडीआई एक इन्वेस्टमेंट है जहां पे फॉरेन पार्टी रिटेन कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट। तो देखिए ये थोड़ा ज्यादा हो गया स्टेटमेंट, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल रिटेन ओवर इन्वेस्टमेंट करना एक बड़ी बात है। हाँ, इतना जरूर है कि मैनेजमेंट में एक से इनका रहता है, क्योंकि 10% से ऊपर इनका इन्वेस्टमेंट रहता है तो एफडीआई कहते हैं। मतलब जब 10% से ऊपर इन्वेस्टमेंट हो जाता है किसी कंपनी के स्टॉक्स में किसी दूसरे देश के निवासियों का, तो ऐसे केस में इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो इनका मैनेजमेंट पे एक कंट्रोल बना रहता है, लेकिन 100% नहीं हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस टाइप का है, क्योंकि एफडीआई भी फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है 100% हो सकता है कम हो। 10% से ऊपर होने पर ही वो एफडीआई हो जाता है। बाकी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। जीडीआर इज ए कन्वर्टिबल बॉन्ड, तो जीडीआर कन्वर्टिबल नहीं होता है, और एफसीसी भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये दोनों भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका सही जवाब 2 है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ए मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। तो ये एक सीधा सीधा क्वेश्चन है। स्पेन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड ग्रेकुनियास की एक थ्योरी है, उसमें वो बताते हैं कि एक मैनेजर कितने लोगों को मैनेज कर सकता है। ये उस मैनेजर की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है और संस्था की नेचर के अकॉर्डिंग होता है। अनलिमिटेड लोगों को कोई व्यक्ति मैनेज नहीं कर सकता है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जितने इफेक्टिवली मैनेज किए जा सकते हैं, इसको कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है व्हाट इज ए बैंक रेट। इनमें से बैंक रेट क्या है। तो ये सही डेफिनेशन दी है बैंक रेट की, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाई आरबीआई ऑन लोन्स टू कमर्शियल बैंक। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं तो उस पर जो रेट चार्ज करता है आरबीआई, वो बैंक रेट कहलाता है। नेक्स्ट है एक डॉक्यूमेंट जो इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे,
जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टेम्परेरी डेफिसिट्स को या फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए पैसा लेती है इन बॉन्ड्स के माध्यम से, तो इसको कहते हैं ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग हो जाती है और इनको इशू करता है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर होता है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनस्क्रूपुलस एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय बिजनेस पीपल, द इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम हैज एनेक्टेड डिफरेंट लॉज। अब भारत सरकार ने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए समय समय पे डिफरेंट लॉज बनाए हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें से ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो एक्ट है इसका नाम गलत है, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट होता है। स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, बाट एवं माप तोल अधिनियम, ऐसा कुछ नाम है इसका हिंदी में, बाकी सब सही थे। विच ऑफ दीज इज ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, तो ये तीनों ही प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड हैं। पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनली इंटरव्यू लेना, शेड्यूल बना के क्वेश्चंस का फिर उसके माध्यम से इंटरव्यू लेना, या डायरेक्ट क्वेश्चंस के जवाब पूछना लोगों से, और थ्रू लोकल रिपोर्ट्स एंड कॉरेस्पोंडेंट, स्थानीय स्तर पे संवाददाता नियुक्त करना और उनके माध्यम से डेटा लेना। तो ये प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के तीनों ही तरीके हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआरटीपी एक्ट 1969, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये सारे ही ऑब्जेक्टिव हैं, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। हालांकि एमआरटीपी एक्ट अब बदल चुका है, इसकी जगह कॉम्पिटिशन एक्ट आ चुका है। यह इंश्योर करना कि ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में इकोनॉमिक पावर इकट्ठी ना हो जाए। प्रोहिबिट करना रेस्ट्रिक्टिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, ये सभी इसके दायरे में आते थे जब ये एक्ट था। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से जो गलत स्टेटमेंट है उसको चूज करिए। तो ओनली पर्पज ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन इज टू असेस द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। अब इसका ये ओनली पर्पज नहीं है, ये एक पर्पज है बस, इसके अलावा भी इसके पर्पज हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन के। तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है डिस्पर्सन के बारे में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1)(d) ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द टर्म कंज्यूमर इज डिफाइंड एज। तो ये दोनों ही सही है, कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है, नए एक्ट में भी इसी तरह से डिफाइन किया गया है कि एक पर्सन जो बाई करता है गुड्स को फॉर ए कंसिडरेशन, यानी कि पैसा दे के खरीदता है, तब उसको कंज्यूमर माना जाएगा। दूसरा, एक पर्सन जो हायर करता है या अवेल करता है एनी सर्विस, मतलब कोई सर्विस हायर करता है या अवेल करता है कंसीडरेशन, पैसा दे करके, उसको कंज्यूमर माना जाएगा। अगर मुफ्त में किसी को कोई गुड या सर्विस मिल रही है तो उसको कंज्यूमर एक्ट के तहत नहीं माना जा सकता है। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चंस, और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा। अब इनसे रिलेटेड आपके हो सकता है कि बाकी इस एग्जाम के किसी क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर आपकी क्वेरी हो, तो उसको आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे अगर हैं हमारे पे तो वहाँ पे आप अपना जो आप डिस्कशन करना चाहें तो उसमें आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैं जब अगला वीडियो लाऊंगा तो उसमें उस क्वेरी को आपके को शामिल कर लूंगा डेफिनेटली। जो क्वेश्चन आज डिस्कस हुए इनसे रिलेटेड भी आपकी क्वेरी हो सकती है, उसको भी नए वीडियो में मैं शामिल कर लूंगा। लेकिन आपको इतना करना होगा कि क्वेरी अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए। कोई बेटर होगा कि अगर मान लो किसी बुक का कोई स्टेटमेंट आपने पढ़ा है और उसको आप कोट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपका जो आंसर है सही हो रहा है और आंसर की का आंसर गलत हो रहा है, तो वो आप देंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा डिस्कशन हो पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।